उसी मरहूम के घर पे खड़ी हुई, उसका घर है। और ये देखिए एक उदासी है, ये वही घर है जो कभी उसके क़हक़हों से गूंजा करता था। ये वही घर है जहाँ पर जब वो मौजूद होता था तो खुशहाली होती थी। और आज उस खूबसूरत चिराग को इन दरिंदों ने, इन 45 नरभक्षियों ने, इन 45 गुंडों ने बुझा दिया। मुझे समझ नहीं आता लोग इंसान को मार के ऐसे खुश कैसे हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया। वो लड़का दूसरे वाला भाग गया उनसे जान छुड़ाकर, और आसिफ को वो गाड़ी में अपहरण करके ले गए। फिर उसको बड़ी बर्बरता से, बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया है। और जाकर गांव से करीब, जहां ये इन्होंने ये गाड़ी थी, उससे करीब 8 किलोमीटर दूर जाके लड़के को कत्ल करके फेंक दिया। हरियाणा के उस मेवात गाँव में खलीलपुर खेड़ा में, जहाँ पर ईद के 2 दिन बाद एक मुसलमान गयूर नौजवान की 45 लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी। मैं उनके घर में हूँ और आप ये देखिए अभी भी एक अफरा तफरी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गम है, बहुत सारा, पूरे गांव यहाँ पर टूटे हुए हैं, पूरे सारे के लोग आपस में आ रहे हैं। और किसी को भी यकीन नहीं आ पा रहा कि एक ऐसे नौजवान की जो बहुत मिलनसार था, एक ऐसे नौजवान की जो शादीशुदा छोटे छोटे 3 मासूम बच्चों का बाप था, उसकी कोई मॉब लिंचिंग भी कर सकता है। मैं अमन रिजवी इस वक्त दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ और बड़ा एक अजीब किस्म का दर्द है कि दिल मानने को तैयार नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इस तरह की हरकतें कर देते हैं, इस तरह मॉब लिंचिंग कर देते हैं, इस तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे आप भारत के हालात देख रहे हैं कि भारत में इस वक्त मुसलमान हिंदू आपस में शाना बशाना साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये वाली बात इन गोबर भक्तों से कहीं भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आरएसएस अपना वही फंडा, एक अपना जो एक नफ़रत की खेती है, वो नफ़रत की खेती ही करना चाहती है। और वही ऐसा काम कर देती है कि तमाम लोग जो हैं वो हरस हो जाएं, तमाम लोग जो हैं वो डर के जीने लगें। और उसके लिए इनको सबसे आसान चुग्गा जो लगता है वो मुसलमान लगते हैं। और किसी भी मुसलमान के बेटे को, किसी भी मुसलमान के बेटे को, कि किसी के सपूत को उठाकर ये मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उसको मार देते हैं और फिर खुश हो जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई हिंदू राष्ट्र या कोई भी मज़हब, किसी भी मज़हब में इस वाली बात की इजाज़त दी ही नहीं गई कि आप किसी भी मासूम मज़लूम की हत्या कर दें और खुश हों और फिर कहें कि हमारा धर्म इसका इजाज़त देता है। तमाम धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आपकी नज़र में सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए और तमाम धर्मों की यही सीख है। लेकिन ये टाइप 2 हिंदू, मैं इनको टाइप 1 हिंदू भी नहीं कहूँगी, जितने भी ये आरएसएस वाले हैं ये टाइप 2 हिंदू हैं जो सिर्फ भारत में नफ़रतें बांटते हैं, भारत के माहौल को ख़राब करते हैं। और जिस तरह इस वक्त तमाम भारतीय एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, तमाम मुसलमान इन लोगों की मदद कर रहे हैं जितने भी पेंडेमिक से मर रहे हैं, किसी के लिए सिलेंडर अरेंज, किसी के लिए खाना अरेंज। तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि जो ये लोग नफ़रतें बांट रहे हैं, एक बार फिर ये किस तरह इतनी मोहब्बत से रह सकते हैं। तो उसी की कड़ी ये है कि हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, खट्टर की सरकार है, इन लोगों ने यहाँ पर एक निर्दोष मुसलमान, निहत्थे मुसलमान को 45 गुंडों से प्री प्लान कत्ल करवा दिया। बड़ी ख़तरनाक तरीके से ये मॉब लिंचिंग करी गई, जिसको एक्सप्लेन करना भी एक तरह से ऐसा है कि शायद हम उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते जो उस आसिफ नाम के बंदे ने महसूस करा। वो शादीशुदा बंदा था, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, और पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो इस तरह इंसानियत को कुचल के खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी का भी खून पीते हैं। तो ये नरभक्षी लोग हैं जो सिर्फ आपकी अखंडता को ख़राब करना चाहते हैं, आपके भारत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि गाँवों में ये चीज़ बहुत आराम से, बहुत अच्छी से देखी जाती है कि गाँव में बड़ी एकता होती है, गाँव में बड़ा साझा सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पर नफ़रतें नहीं होती। यहाँ की बहन, चाहे वो बेटी हिंदू की बेटी हो, चाहे किसी मुसलमान की हो, चाहे दलित की हो, पूरे गाँव की बेटी है, पूरे गाँव की ध्यानी कहलाती है। गाँव में ध्यानी कहते हैं, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद ध्यानी लफ्ज़ आता है। ध्यानी का मतलब होता है ये हमारे गाँव की धी है, ये हमारी ध्यानी है। तो अगर ऐसे गाँवों में ये शर उठना शुरू हो जाए और यहाँ से ये नफ़रतें फैलना शुरू हो जाएं, यहाँ पर इस तरह भारत को बर्बाद करने की एक साजिश शुरू हो जाए, तो फिर ये एक मैसेज है, एक तरह का अलार्म है कि हम तमाम लोगों को जाग जाना चाहिए और हमें उनको ऐसी ताकतों को मुँह जोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं, तुम कितना भी जोर लगा लो, हम लोग जो हैं वो इस तरह तुम्हारा नहीं होने देंगे, तुम्हारी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम भारतवासी कल भी गुलदस्ते की तरह रहते थे और आज भी हम इसी गुलदस्ते की तरह रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारे भारत की, ये मेवात के इतिहास में होने वाली आखिरी मॉब लिंचिंग लिखी जाए, इसके बाद कोई मॉब लिंचिंग ना हो। और तमाम लोगों से, जितनों से भी मैंने बात करी, फैमिली मेम्बर से बात करी, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हमें सज़ा चाहिए, हमें उन मुजरिमों को जितनी जल्दी सज़ा दे सकता है शासन प्रशासन, यहाँ के लोग, यहाँ की अदालतें, वो जल्दी से फास्ट
लगाएं और तमाम मुजरिमों को बहुत जल्दी फांसी पर लटकाया जाए ताकि इनको भी सब्र आए। और फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सज़ा बहुत ज़रूरी होती है। भारत का यही एक स्कैंडल रहा है कि यहाँ पर मुजरिमों को खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कोई सज़ा नहीं दी जाती, इसीलिए उन लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। और आप देखिए सन 2014 के बाद जो एक मॉब लिंचिंग का ट्रेंड बढ़ चुका है, लोग मॉब लिंचिंग करने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं और किसी भी निहत्थे मुसलमान को या किसी भी निहत्थे दलित को पकड़ लेते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग कर लेते हैं। मैं इस वक्त उसी मरहूम के घर पे खड़ी हुई हूँ, ये उसका घर है और ये देखिए एक उदासी है, ये वही घर है जो कभी उसके कहकों से गूंजा करता था, ये वही घर है जहाँ पर जब वो मौजूद होता था तो खुशहाली होती थी। और आज उस खूबसूरत चिराग को इन दरिंदों ने, इन 45 नरभक्षियों ने, इन 45 गुंडों ने बुझा दिया। मुझे समझ नहीं आता लोग इंसान को मार के ऐसे खुश कैसे हो जाते हैं कि एक निहत्थे इंसान को मारने के लिए 45 गुंडे कैसे एक्टिव हो गए, वाली बात मेरे समझ में नहीं आती है। कि हालात देख के एक तकलीफ इतनी ज़बरदस्त हुई है कि एक जवान बच्चा चला गया और गवर्नमेंट को एहसास भी नहीं है इस बात का, जबकि सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। क्यों हुआ यह हादसा? कि जिस तरह से हमारे देश का माहौल गंदा होता जा रहा है और बच्चों को इस तरह से इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, इस पे सरकार चुप क्यों है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया है, जिस तरह से हमने गांव वालों से भी पूछताछ की है, तो हमें पीछे से यही पता चला है कि बच्चा बहुत सच्चे मन का था, उसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं था, वो गरीबों के साथ बहुत मदद करता था। क्या उसकी यही गलती थी कि वो सबके दर्द को समझ के आगे चलता था, या उसकी ये गलती थी कि वो उसने किसी पे यकीन कर लिया और वो अपने भाई को लेके हॉस्पिटल से वापस आ रहा था? 45 लोगों ने, कम से कम 4-5 गाड़ियों ने उसको इस तरह से रोका जैसे लग रहा था कि वो कोई क्रिमिनल हो। क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जहां तक हमें पता चला है तो इन सब चीजों को नजर देखते हुए हमें बहुत अफसोस है। और उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उसकी बीवी, उनकी क्या उम्र है, क्या जिंदगी है? इस तरह से जो ये मतलब हमारे देश का माहौल दिन पे दिन हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, कस्बों में सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग की ही शिकायतें जो आती जा रही हैं, इससे क्या होगा? दिलों में एक जहर का पेड़ पनपाया जा रहा है। तो इसको सबसे पहले गवर्नमेंट को रोकना होगा, अगर ये गवर्नमेंट की साजिश नहीं है तो। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मतलब अगर आप क्या चाहते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह के हादसे ना हो तो पूरे भारत के समाज को किस तरह आगे आना चाहिए, उन लोगों के लिए आपका कोई छोटा सा? देखिए मेरा सबसे पहले मैसेज यही है कि देखिए हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारा भारत देश 2014 से पहले भी तो था, पहले ये सब इतनी ज्यादा नफरतें, इतनी ज्यादा जहर नहीं था। और आज मैं अपना, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मेरे घर में 2 मेरी छोटी बच्चियां हैं। मैं अपनी बच्ची को, मेरे घर में जो केयर टेकर है वो पंडित है, वो रहती, मैं उस पर भरोसा करती। क्यों इतना माहौल खराब नहीं जितना जानबूझ के ये सियासती तरीके से खराब किया जा रहा है। हमारे घर में हमारा ड्राइवर है, वो भी हिंदू है, वो भी हमारे साथ 18 साल हो चुके हैं, उसको 20 साल हो चुके हैं रहते हुए। हम लोग एक प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई हमारे घर में इस तरीके की चीजें नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, हमने वो भी नॉन मुस्लिम से लिया था, हम मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं। और मैं तो बचपन से इस कम्युनिटी में रही हूँ, मुझे कभी इस चीज का मैंने अंदाजा नहीं दिया। जिस तरीके से हमारे मोदी जी ये कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो डिजिटल इंडिया मुझे किस तरीके से वो बनाना चाह रहे थे? क्या जो ये तरीका आज नजर आ रहा है, इस तरीके से हमें डिजिटल इंडिया दिखाना चाह रहे थे? क्योंकि इससे पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा चैन अमन और मोहब्बत थी आपस में। हम बस यही चाहते हैं कि हम सब एक हैं और एक बन के रहें। शबीना, जैसे आप एक सोशल वर्कर भी हैं, वो बात अलग है कि आप सोशल मीडिया पे चिल्लम चिल्लीना मचाती हो, पब्लिसिटी ना करती हो और लोगों की तरह। एक बात बताइए, जिस तरह आप खाने बांट रही हैं, हॉस्पिटल में जा रही हैं और इस वक्त जब लोग अपनी डेड बॉडी के साथ नहीं खड़े हुए, तो ये मेरा सवाल सीधा सा है, क्या आप जब मदद 90% देखती हैं? नहीं, 90% लोग नॉन मुस्लिम होते हैं और जब उन्हें पता चलता है मुसलमान एक फैमिली तो आंसुओं से रोने लगी थी कि हम लोगों को इतना ज्यादा जहर भराया जाता है। और आप बताइए, वो इतना परेशान थे क्योंकि वहां पे पानी और खाने की कोई सुविधा नहीं थी। तो जिस तरह से हमारी कौम आगे बढ़ के सबके लिए कर रही है, तो कम से कम लोगों को इतना तो सोचना चाहिए, ये जहरीले लोग कहाँ से पैदा होते हैं? इसका मतलब इनको पैदा किया जाता है। हमारी आम आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब एक हैं। उनमें ये जहर नहीं, उनमें जहर जबरदस्ती डाला जा रहा है। इस जहर को मेरा ये मैसेज कि प्लीज आप इन जैसे लोगों को बायकॉट करो, इन जैसे लोगों के उसमें ना आके और इस देश में चैन अमन का एक संदेश आपस में दें। मेरा बस यही मैसेज है। करूंगी डॉक्टर, यहाँ ना कभी आपने आप पेशेंट का आई कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, आपने कभी इस तरह से जस्टिफाई करके कि नहीं भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आता, इसका इलाज नहीं करना चाहिए, आपने कभी ऐसा करा? नहीं, ऐसा करने का हम सोच भी नहीं सकते,
क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंसान है। जो भी शख्स आता है पेशेंट के शक्ल में, वो एक इंसान है मेरे लिए, और मुझे उसका जो भी बेटर से बेटर ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले मैं वो करती हूँ। मेरा क्लिनिक नई बस्ती में, जहाँ पर 80% नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों की सेवा कर रही हूँ, जैसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर हमें बहुत अफसोस हुआ है कि हालात देख के एक तकलीफ इतनी ज़बरदस्त हुई है कि एक जवान बच्चा चला गया और गवर्नमेंट को एहसास भी नहीं है इस बात का, जबकि सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। क्यों हुआ यह हादसा? ऐसे कब तक चलता रहेगा? मेरी अपील है, जो भी गवर्नमेंट है, फिलहाल तो खट्टर जी की यहाँ गवर्नमेंट है, और वो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें और एक्शन लें, सख्त से सख्त कदम उठाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हमने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को बनाने में। ये ना भूलें कि आज़ादी में, अंग्रेज़ों की लड़ाई में उन्होंने क्या किया है ये सब जानते हैं, इतिहास गवाह है।